आपका जो क्वेश्चन है वक्फ है क्या? जी। तो वक्फ जो है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है दान। इसका जो मतलब होता है वो होता है दान करना, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हम्म। लोग खुशी से हम्म। मतलब अल्लाह के नाम पर वो हम्म। दान कर देते हैं हम्म। कि जो भी उनकी कम्युनिटी है, समुदाय है, हम्म। उसका उन उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम्म। उसका यूज होगा हम्म। फ्यूचर में। हम्म। इसलिए वे लोग दान करते हैं जो जिनके पास है और किसी वजह से जो है फ्यूचर में वो केयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोग दान करते हैं। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो बहुत जरूरत है, मुद्दा चल रहा है इस समय। वक्फ बिल पास हो गया है लोकसभा से। 2 तारीख को पास हुआ। पहली बार रात 2 बजे तक ये सेशन चला है। तो जो पास हुआ है उस पर कुछ मुसलमान इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, कुछ विषय प्रदर्शन, धरना आदि इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है मसला, इसके बारे में चर्चा करने के लिए साथ बैठे हैं संजय बौद्ध हैं। ये प्रोफेसर हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये मामला क्या है, इसका इतिहास क्या है और वक्फ क्या है। ये सारी बातें इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो वक्फ बिल है, मूल प्रावधान क्या है, इनसे समझूंगा। जो कि ये बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाने का कोशिश किया। आप बने रहिएगा लास्ट तक। आपको जो भी हमसे छूट जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये आज कैसी हमारी बातचीत हुई। समझने की कोशिश करो सर। अभी जो बिल पास हुआ है वक्फ बिल, तो कुछ मुसलमान, पसमानदा मुसलमान करें कि हमारे हक की बात है। हमारे इसमें जो अमीर मुसलमान थे ये जमीन हड़प रखे थे, अब हमको भी हिस्सेदारी मिलेगी। आप अब हमें दर्शकों समझाओ वक्फ है क्या। सबसे पहले आपको और आपका चैनल बहुजन समय और जितने आपके तमाम दर्शक हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। जो आपका जो क्वेश्चन है वक्फ है क्या? जी। तो वक्फ जो है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है दान। इसका जो मतलब होता है वो होता है दान करना, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हम्म। लोग खुशी से हम्म। मतलब अल्लाह के नाम पर वो हम्म। दान कर देते हैं हम्म। कि जो भी उनकी कम्युनिटी है, समुदाय है, हम्म। उसका उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम्म। उसका यूज होगा हम्म। फ्यूचर में। हम्म। इसलिए वे लोग दान करते हैं जो जिनके पास है और किसी वजह से जो है फ्यूचर में वो केयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोग दान करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि वक्फ मतलब भू माफिया का ये कब्जा है, इसलिए उसको ये भू माफिया से छुड़ाने के लिए बिल लाया गया है। और कुछ तो आरोप है, यहाँ तक कि लग रहा है कि ये जमीन को सरकार लेकर के अपने यार दोस्त अडानी अंबानी को देने के लिए सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इसको। एक्चुअली ये जो है, ये जो आपका जो था भू माफिया, हम्म। ये भू माफिया जो इस जो आरएसएस बीजेपी मानसिकता के लोग जो है, हम्म। ये उनका आरोप है कि भू माफिया जो जो लोग हैं देश में, हम्म। वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है हम्म। उसका मिसयूज कर रहे हैं हम्म। और जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी है, हम्म। उस पर उनका कब्जा है। हम्म। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। हम्म। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक लंबा इतिहास है हम्म। और ये आज से नहीं है। हम्म। तो सबसे पहले जो है 1954 में, हम्म। 1954 में, हम्म। 1954 में जो है वक्फ जो है एक्ट बना। हम्म। और इसलिए बना क्योंकि उससे पहले पार्टीशन हुआ भारत का। हम्म। तो पार्टीशन के दरमियान जो जो पाकिस्तान से इंडिया में जो आए हम्म। हिंदूज, हम्म। और जो यहाँ से मुस्लिम्स वहाँ गए, हम्म। तो उसमें कुछ विवाद है कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए तो और वहाँ से जो हिंदू यहाँ पर आए हम्म। इंडिया में, हम्म। तो ये था कि भाई जो हिंदू भारत में है, तो जो जो मुसलमान छोड़ कर गए थे हम्म। उनकी ज़मीनें हिंदुओं को देनी चाहिए। हम्म।
तो वे जमीनें हिंदू हिंदू जो वहां से है उनको दी गई, लेकिन कुछ इसमें अपवाद है, कुछ जमीनें रह गई जो नहीं दी गई। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि भाई उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथ में होगा या मुस्लिम को दे दिया जाए। उससे पहले भी इसका लंबा इतिहास है, ये 1911-12 से इसका इतिहास है वक्फ बोर्ड का, अंग्रेजों के टाइम से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, ये सिर्फ 1954 से ही अगर बात करें, तो मेन मकसद था सरकार का कि इस एक्ट के द्वारा जो है वक्फ जो एक्ट बना, इस एक्ट के द्वारा जो भी जो भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी उसका मैनेजमेंट जो है उन्हीं को दे दिया गया कि उन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट वो करेंगे और उसका वो अपने समाज के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है 1964 में 1964 में नेशनल जो है काउंसिल बोर्ड नेशनल काउंसिल बोर्ड बना 1964 में। तो उस बोर्ड में जो है नेशनल लेवल पे बना और स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड बना, स्टेट वक्फ बोर्ड बना स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे बना नेशनल सेंट्रल जो है काउंसिल। तो ये दोनों दोनों जो आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो है 1995 में इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद लास्ट जो है अभी 2013 में संशोधन हुआ। तो 2013 में जो संशोधन हुआ उसमें उसमें जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें महिलाओं को भी मेंबर बनाया गया, जो 2013 में जो संशोधन हुआ। और हर स्टेट में जो है स्टेट वक्फ बोर्ड है और उसमें 2 महिला मेंबर को रखा गया। तो कुल मिलाकर इनका एक लंबा इतिहास है और ये जो प्रॉपर्टी है ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, ये हिंदू समाज की प्रॉपर्टी नहीं है सर। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है मैनेजमेंट जो है उनके लिए ही होना चाहिए और उनके लोगों के द्वारा होनी चाहिए। जी सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो वक्फ बोर्ड है कि केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है ये? इंडिया के बाहर है नहीं है, ये एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाएगा कि भाई दूसरे देशों में नहीं तो भारत में भी नहीं होना चाहिए, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत का पार्टीशन हुआ था ना कि सऊदी अरेबिया का पार्टीशन। जी जी। और बहुत सारे लोग वहाँ हैं मुसलमानों के लिए, यहाँ नहीं है जी। तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालात के हिसाब से ये बनाया गया जी, ताकि इनकी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टीज है, जो ज़मीनें हैं उसका जो है मिसमैनेजमेंट ना हो, उसका उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, इनके मुस्लिम समाज के वेलफेयर में हो। सर जैसे कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, ये ज़मीन वो यूज़ कर रहे हैं, गरीब जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके हक में नहीं जा रहा है। ये इसमें क्या हकीकत है, आप क्या अब तक आपने समझा? नहीं देखिए, अपवाद हर जगह होता है। जब इसमें ये पूरे देश में है और पूरे देश में हर स्टेट में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, परिसंपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो कुछ हद तक तो है कि बड़े-बड़े लोगों का कब्जा कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो अपवाद हर जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल जो है बड़े-बड़े लोगों के पास ही है और वो अपनी मर्जी से बेच देते हैं, ऐसा नहीं है। या अपनी मर्जी से दान दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है, अभी जो बिल पास हुआ, इससे पहले का जो प्रोसीजर है, उसमें ये है कि जो है ना एक सर्वे कमिश्नर होता है। तो सर्वे कमिश्नर जो है, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेची जाती है या कोई दान देता है, तो सर्वे कमिश्नर होता है हर जिले में। तो वो क्या करता है, उसका सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद वो जो है ना अपने स्टेट सेक्रेटरी को वो जो है बता देता है। जो भी अपना रिपोर्ट है वो स्टेट सेक्रेटरी को दे देता है। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करने के लिए स्टेट सेक्रेटरी जो है अपनी रिपोर्ट भेजता है सरकार को। उसके बाद सरकार उसका नोटिफिकेशन जारी करती है कि ये संपत्ति किसने दान की या किसको बेचा गया। तो इसमें पारदर्शिता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको ले सकता है, मिसयूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक एक जो है ना बाकायदा बोर्ड है और बोर्ड के तहत ये सारे काम होते हैं। और उसमें अपवाद जैसा कि बताया था, कुछ अपवाद है, बड़े-बड़े लोग हर जगह हैं, हर पार्टी में हैं, हर समुदाय में हैं, तो उनका कहीं कब्जा हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम है ही नहीं।
लेकिन ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं है कि जो पासमानदा मुस्लिम्स है या गरीब मुस्लिम्स है अब उनको न्याय मिलेगा। ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो है ये सरकार ने पास किया, इसके बाद उनको न्याय मिलेगा, उनको ज़मीनें मिलेंगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इससे 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 मुस्लिम समाज में जो प्राइम लोकेशन पे जो प्रॉपर्टीज है, अच्छे अच्छे जगहों पे प्रॉपर्टी हैं, उस पर सरकार की निगाहें हैं। सरकार उसको छीनेगी। इनके जो जो है इनके मस्जिद, इनके ईदगाह, इनके कब्रिस्तान जो बड़े बड़े प्राइम लोकेशन पर है, उस पर सरकार की नज़रें हैं। सरकार उनको उनको इस बिल के द्वारा, इस कानून के द्वारा वो कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेगी, और उससे जो है हिंदुओं को भी फायदा नहीं, किसी भी माइनॉरिटीज को, हिंदूज को या किसी भी आम पब्लिक को, जनता को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जमीनें जो है जिसको आप भू माफिया कह रहे थे, तो ये जमीनें छीनकर जो मोदी जी के जो चहेते लोग हैं, उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिए जाएंगे। इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि जो इसी बीजेपी की सरकार ने, मोदी ने 200 साल पहले जो कानून बना था आर्मी के लिए, सेना के लिए, जमीन को लेकर, तो 200 साल पहले जो कानून बना था वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था आर्मी के लिए, सेना के लिए। और उस कानून को सेना की जमीन बेचने के लिए मोदी सरकार ने उसमें भी संशोधन कर दिया, और अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेचा गया। सर मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना चिंतित है, उनको ये सुविधा देने के लिए कोशिश कर रही है, तो हिंदुओं में भी तो जो SC ST OBC हैं, उनके पास तो 1 इंच ज़मीन नहीं है रहने का, और दूसरे खेतों में बाथरूम लैट्रिन करने जाते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो क्या बड़े-बड़े, एक तरफ बड़े-बड़े भूमिधर हैं, भूमिहार हैं, वो ज़मीन कब्ज़ा कर रखे हैं, तो क्या उनसे कब्ज़ा लेकर के जो गरीब हिंदुओं में है, तो उनको नहीं सरकार ये चीज़ कर सकती? देखिए, अभी आपको बताया कि गरीबी उन्मूलन जो सरकार का उद्देश्य नहीं है, चाहे वो गरीब मुस्लिम्स में हो या हिंदू में या दलित हो, कोई भी हो, ये उन्मूलन सरकार का एजेंडा है नहीं। क्योंकि सरकार का एजेंडा होता तो ये बिना बिना बिल पास किए, बिना वक्फ बोर्ड की जमीन बिना लिए सरकार कर सकती है। क्योंकि जितना जमीन देश में लोगों के पास है, किसी भी बोर्ड के पास है, उससे दुगना जमीन सरकार के पास है। तो सरकार चाहे तो भूमिहीनों को दे सकती है और उनकी गरीबी दूर कर सकती है, लेकिन सरकार का ये मंशा कभी नहीं रही। आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी संविधान जब बन रहा था, तो संविधान बन रहा था तो 1947 में बाबा साहब एक एक्ट संविधान सभा में लेकर आए थे, जिसका नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। तो बाबा साहब का ये कहना था कि जो है माइनॉरिटी मुस्लिम भी उनके गुलाम थे, अंग्रेजों के, हम भी गुलाम थे, जो है जनरल लोग हैं वे भी गुलाम थे, और 565 जो राजवाड़े थे वे भी गुलाम थे। अर्थात भारत के तमाम लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। अब अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो देश की जो संपत्ति है वो सरकार को क्या करना चाहिए, सीज करना चाहिए, और फिर उसका इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बाबा साहब चाहते थे, और इसको बाबा साहब ने सच्ची सच्ची आज़ादी कही थी। कि क्योंकि जमींदारी प्रथा थी हमारे देश में, मुगलों के टाइम में भी थी और अंग्रेजी शासन के दौरान भी थी। तो जमींदारी प्रथा में क्या था कि पूरे गांव की जमीन जो है वो लैंडलॉर्ड को, जमींदार को दे दिए जाते थे, और जमींदार से जो सालाना जो है, जो रेवेन्यू या लगान अंग्रेज लेते थे। अब अंग्रेज जब जाने लगे तो वे जमीनें जो है जमींदारों के पास रह गई। बाबा साहब चाहते थे कि वे जमीनें सरकार छीने उनसे और सभी को इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संविधान सभा में 99% मनुवादी लोग उसमें उसके मेंबर थे, और ये जो राजवाड़े थे 565 इनके प्रतिनिधि थे, और जमींदार जिनके पास जो जमीनें थी वे भी संविधान सभा में थे, या फिर उनके उनके जो मानने वाले लोग थे वे थे। इसलिए बाबा साहब की ये बात नहीं चली, और अंततः जो है वे जमीनें जो है आज़ादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी वो जमींदारों के पास रह गई। नतीजा ये हुआ कि भारत में जो दलित है, दलित आदिवासी लगभग आज के टाइम में 13 करोड़
13 करोड़ आदिवासी दलित है जिनके पास 1 गज जमीन नहीं है। तो कहने का मतलब कि यही मनुवादी लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहेब के विरोध किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज उसमें 23 करोड़ लोग दलित जो है जिनके पास 1 गज जमीन नहीं। इनके लिए सरकारों ने बहुत सारी सरकारें आई, केंद्र में कांग्रेस आई, जो है जनता दल की सरकार आई, बीजेपी की आई, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन ये मामला वैसे के वैसे है। दूसरी बात, ये पासमंदा मुसलमानों की आप कह रहे हैं, चाहे पासमंदा मुसलमान हो चाहे गरीब मुसलमान हो, इससे उसका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जो है अगर उनका भला होने वाला होता तो इसकी जरूरत नहीं है। सर इससे पहले सरकार उनका भला कर सकती है। जी, आपने एक बात कही कि 99% सवर्ण थे, इसलिए बाबा साहब नहीं ला पाए कानून को। तो मैं कह रहा हूँ कि 99 तो वहाँ भी थे जहाँ की बाबा साहब ने इतना अधिकार दलितों पिछड़ों को दिला दिए, वहाँ भी तो थे वो। नहीं, देखिए, दलित पिछड़ों को जो बाबा साहब अधिकार दिलाए, मैं आपको बता रहा हूँ, दलितों को कौन सा विशेष अधिकार बाबा साहब ने दे दिया? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज का पढ़ने का लिखने का नहीं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जी पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिलाया। जी मतलब जो सच्चाई जो है, हाँ जिनको संविधान का ज्ञान है, हाँ या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट हुए, हम्म जो उन्होंने वीडियो देखा है या पढ़ा है, हम्म तो पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा। नहीं सर, मेरा ये सवाल है कि जो सुविधा जो भी मिला है आजादी के पहले तो वो नहीं थी ना, जो पहले नहीं थी आज अगर मिल रहा जो भी हो हम्म, तो कैसे आप दिला पाए वो मैं नहीं, बताइए। सुनिए सुनिए, जी जो जी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब सुनिए। जी उसका जवाब ये है कि जो सुविधा पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य शिक्षा का हम्म जो आप कह रहे हैं, हम्म क्या ये सिर्फ दलितों को है? ये तो सबके लिए है ना। सबके लिए। फिर आप कैसे कह नहीं, सकते? सवर्णों को तो पढ़ने का अधिकार पहले भी था। नहीं, वो था, हाँ लेकिन जब संविधान बना तो हाँ वहां ये नहीं था कि भाई हम दलितों को दे रहे हैं, ये सभी को दे रहे हैं, चाहे जिसको था उसको भी, नहीं था उसको भी। अब मुस्लिम भी तो पढ़े लिखे थे, जी तो ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को पहले से था, पढ़े लिखे भी थे, नहीं भी थे। देखिए, संविधान जब बना तो उसमें ये मुद्दा नहीं था कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, वो सभी के लिए था। पहले समझिए इस बात को। हम्म जो मौलिक अधिकार दिए गए वो हम्म सभी के लिए था। हम्म स्पेशल दलितों को, एससी एसटी को क्या मिला? स्पेशल केवल आरक्षण मिला, स्पेशल। अच्छा बाकी चीजें जनरल है, वो सबके लिए। हाँ बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब, मैंने कई बार आपको बताया था कि बाबा साहब इस संविधान से ज्यादा खुश नहीं थे। हाँ इसका कारण है कि बाबा साहब का जो मौलिक अधिकार है, उस पर बाबा साहब का कंट्रोवर्सी है। बाबा साहब चाहते थे कि मौलिक अधिकारों में तीन चीजों को पहले शामिल किया जाए। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान पहले इसको शामिल किया जाए, उसके बाद कोई भी मौलिक अधिकार उसमें शामिल करो या ना करो, लेकिन रोटी कपड़ा मकान को शामिल किया जाए। तो मनुवादियों की जो वहाँ टीम थी, उन्होंने तीनों को रिजेक्ट कर दिया कि रोटी कपड़ा मकान जो है ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। उसके बाद जो मौलिक अधिकार जो 6 है, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार ये कांग्रेस का देन है। ये मौलिक अधिकारों से बाबा साहब कुछ नहीं थे। बाबा साहब का स्पष्ट कहना था कि रोटी कपड़ा मकान को मौलिक अधिकार बनाया जाए। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि रोटी अर्थात कोई भी देश में व्यक्ति जो है भूखा नहीं मरेगा, अर्थात उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। कपड़ा और मकान, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना घर का देश में नहीं रहेगा। ये तीनों की गारंटी रसिया और चाइना की सरकार लेती है। तो कि तो कांग्रेस का नारा था वो रोटी कपड़ा और मकान। नहीं नहीं, वो नारा नारा था तो विरोध क्यों किया फिर? अगर कांग्रेस का नारा था तो ये विरोध क्यों किया? और ये कांग्रेस का नारा नहीं था, कम्युनिस्टों का नारा था। तो सवाल ये है कि वो अलग इशू है, हम थोड़ा सा अपने विषय से जी भटक जी जाएंगे, जी इसलिए जी उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। हम्म, मेरा कहने का मतलब ये कि चाहे मुस्लिम गरीब हो, अमीर हो, पसमंदा हो, इस बिल से उसका भला नहीं होने वाला है। बल्कि ये होगा कि जो प्राइम लोकेशन पर पूरे देश में जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सरकार जरूर छीन लेगी। और यही मंशा है सरकार की, और यही सरकार करना चाहती है। एक तीर से सरकार दो दो तीन निशाना लगाना चाहती है। नंबर एक, ये 2 तारीख को ये बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, इसलिए हुआ। अब बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 तारीख को क्यों नहीं हुआ, या फिर 4 तारीख को क्यों नहीं हुआ? ये 2 तारीख को ही क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्यों कि, वो बताइए। हाँ, इसलिए हुआ क्योंकि 2 तारीख को जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, तो उसने टैरिफ लगा दिया भारत पर, जो आयात निर्यात होता है। तो पहले क्या था कि जो अमेरिका की वस्तुएं जो भारत में आती थी,
तो भारत अपने हिसाब से टैरिफ लगा, भारत सरकार टैरिफ मतलब थोड़ा समझा दीजिए। टैरिफ का मतलब होता है, उसको बोलते हैं आयात निर्यात शुल्क। अच्छा अच्छा। हाँ, सीमा कर भी बोला जी जाता है। जी जी। तो कहने का मतलब कि जो है अमेरिका की का कोई भी सामान भारत आता था तो उस पर अपने हिसाब से सरकार लगाती थी, और भारत का कोई भी माल अगर अमेरिका में जाता था तो उस पर अमेरिका की सरकार कम लगाती थी। अच्छा। हाँ, इसलिए क्योंकि भारत जो है गरीब देशों के लिस्ट में है। लेकिन अब ट्रंप ने क्या कर दिया कि जितना भारत सरकार लगाएगी उतना अमेरिका की सरकार भी लगाएगी। इसका नतीजा ये है कि कम से कम मानकर चलिए कि भारत को साल का 3 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। साल का 3 लाख करोड़ का नुकसान भारत को होने वाला है। जी। इसको डाइवर्ट करने के लिए मीडिया पर मैनेज किया गया कि इसको नहीं दिखाना है, और उसी दिन इसको बिल को लाया गया ताकि टैरिफ से जो जो ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है, इसे लोगों का ध्यान ढका जाए। ढका जाए। तो सर मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब क्या होगा? बिल तो राष्ट्रपति ने पास कर दिया 288 और उब्लिक 232 के तहत, तो पक्ष विपक्ष हिसाब से, तो क्या वापस हो पाएगा आपके निगाह से? देखिए, अभी राष्ट्रपति ने सिग्नेचर शायद नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको जो है उसको 2 बार रिटर्न कर सकती है। उसके बाद अगर फिर उसके बाद भी जाता है बिल तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होता है, ये संविधान कहता है। जी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि राष्ट्रपति जी मुर्मू जी वो इसको रिटर्न करेंगे, नहीं लगता है, क्योंकि इस आरएसएस बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, तमाम संवैधानिक पदों पर ये अपने पाले हुए जो तोते हैं उनको लगा रखा है कि वो विरोध नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति के नारायणन भी थे और उन्होंने राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करके दिखा दिया था कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद रामनाथ कोविंद भी थे, वो भी दलित थे, और अभी आदिवासी आई हैं। ये जानबूझकर मोदी सरकार, आरएसएस की सरकार ने ऐसे लोगों को बैठाया जाता है वहां पर कि वो विरोध नहीं करेंगे, उनको उनको जैसे ही बिल जाएगा वो आंख बंद करके साइन करेंगे। तो इसलिए उम्मीद नहीं है कि ये लौट आएंगी। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस और जो है ओवैसी जी उसको लेकर गए जी, और भी लोग गए हैं, तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा दे, और अगर ज्यादा विरोध अगर होगा तो सरकार उसको वापस भी ले सकती है। तो क्या लगता है सर कि जो ये बिल है, बिल के माध्यम से ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करने का फिराक में तो नहीं है? नहीं, ये तो सरकार हमेशा करती है। सरकार का जो मेन टारगेट है वो ये है कि लोग जो है जनता, देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस पर बात ना करें, विकास पर बात ना करें, जो है जो एट्रोसिटीज जो बढ़ गया उस पर बात ना करें, महिला सुरक्षा की बात ना हो, न्याय की बात ना हो। इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए सरकार का हमेशा प्रयास होता है। हिंदू मुस्लिम जो है, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, अभी आप देखिए कुंभ का आयोजन जो हुआ उसमें इनका पोल खोल दिया उनका शंकराचार्य, और उसने क्या पोल खोला कि भाई 144 वर्ष के बाद लगता है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई 144 साल पहले ये कब हुआ था, तो उनका पोल उनका शंकराचार्य ही खोल रहा है। इन्होंने उसको ऐसा दिखाया कि लोग नहीं नहाएंगे तो उनका पाप नहीं धुलेगा। नतीजा ये था कि जो 10 करोड़ जाना चाहिए वहां पर 40 करोड़ लोग गए, और इतनी अव्यवस्था हुई कि भगदड़ हुआ, हजारों लोग मरे, और नतीजा बीजेपी को ये मिला उसका फायदा कि दिल्ली दिल्ली जीत लिया। तो कहने का मतलब कि जो है हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करना, इनके इनके एजेंडे में कभी विकास रहा नहीं, इनके एजेंडे में संविधान कभी रहा नहीं, इनके एजेंडे में समानता जो है, इक्वलिटी, जस्टिस, भाईचारा, मैत्री, ये कभी रहा नहीं। ये हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम जो है, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, ये हमेशा करके ही ये सत्ता में ये बने रहना चाहते हैं, और ऐसा हमेशा इन्होंने किया है। सर जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बोर्ड बनाया है तो उसमें कह रहे हैं कि गैर मुसलमान भी उसमें उस बोर्ड में रहेगा, तो क्या इस तरह से हिंदुओं में कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें सारे अदर हिंदू हों, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो है पहली बात तो ये है कि ये संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है वो कम से कम 4 फंडामेंटल राइट्स का एक कंप्लीट वायलेशन है। नंबर 1 आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में क्या कह रहा है, राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो बिल पास हुआ है ये आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है, इसलिए है क्योंकि उसमें राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, समानता का अधिकार।
और समानता का अधिकार इसमें नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई हिंदू संगठन या ट्रस्ट नहीं है जिसमें मुस्लिम मेंबर हो। और जितने जो धार्मिक रिलीजियस जो कम्युनिटीज है, इनके अपने अपने ट्रस्ट हैं और उसमें उसी कम्युनिटी के लोग जो है मेंबर्स रहते हैं। जैसे सिखों के गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। अब जब जब ऐसा है तो फिर इस बोर्ड में इन्होंने जो है 2 नॉन मुस्लिम्स को रखा है सेंट्रल काउंसिल में। तो ये कंप्लीट जो है आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है, ये कंप्लीट। नंबर 1। नंबर 2, आप आइए आर्टिकल 25 और 26। तो आर्टिकल 25 में ये कह रहा है कि जितने धार्मिक लोग हैं भारत में, तो वो उनकी उपासना, उनका जो धर्म का जो प्रैक्टिस, जो उनका कॉन्साइंस, उपासना, और जो है इंस्टीट्यूशंस, अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन, जैसे सिखों के जो है वो स्कूल होता है खालसा स्कूल, क्रिश्चियनों के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं, इनके मुस्लिमों के मदरसे होते हैं। तो आर्टिकल 25 में स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्येक धार्मिक कम्युनिटी के जो लोग हैं भारत में, वो अपने आस्था, उपासना, विश्वास को अपने तरीके से कर सकते हैं और अपने धर्म की बेहतरी के लिए जो भी तरीके हैं वो अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 कह रहा है। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? ये सारी बातें आर्टिकल 26 भी कह रहा है। उसमें एक चीज और जोड़ दिया है। 26 में ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके उनके धार्मिक प्रॉपर्टीज है, जैसे वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टी है, तो कोई भी व्यक्ति अगर मुस्लिम बनता है, अगर वो इच्छा से अपना दान करता है, वक्फ करता है, तो वो कर सकता है। ये आर्टिकल 26 कह रहा है। या वो अपना प्रॉपर्टीज अगर बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, ये आर्टिकल 26 कहता है। तो ये आर्टिकल जो है 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का कंप्लीट वायलेशन है। लास्ट में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 साफ साफ कह रहा है कि जितने धार्मिक ग्रुप्स है भारत में, वो अपने अपने धर्म के अनुसार, जो उनका धर्म है, उनका कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसका प्रोटेक्शन। सर समय दिया, तो आप कैसा लगा बातचीत? प्रतिक्रिया में आप लोग बताएं। ये मैंने कोशिश किया, जो भी चल रहा है सारा क्वेश्चन इनसे लिया हूँ, और कुछ सवाल रह गए हो तो अगले वीडियो में बनाऊंगा। हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा बातचीत हमारी? एक प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।